हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं 30 डेज रिवीजन चैलेंज, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, विद इन 30 डेज हमारी क्लास 10th का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने वाले हैं और इस तरीके से करने वाले हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट आने वाले हैं। तो भैया आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारे साइंस का है डे नंबर 1, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो भैया आपके अमन भैया यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अमन भैया ऐसा क्या करवाएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है? हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को इस तरीके से कवर करने वाले हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे और आप एक एक चीज को इतने परफेक्शन के साथ करेंगे कि आप एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या नाम है हमारे चैप्टर का? लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस क्या है। हमारे सामने लिखा हुआ है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। These are those processes which are required to perform in order to live और सर्वाइव। यहाँ पर भैया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये वो सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके कारण आप सर्वाइव करते हैं, आपकी बॉडी क्या कर पाती है, अर्थ पर रह पाती है। अगर इनमें से कोई भी एक भी प्रोसेस रुक जाता है, थोड़े समय के लिए रुक जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके मरने के चांसेस हो सकते हैं और अगर हम बात करें आपकी लाइफ डिफिकल्टी में जा सकती है, जिस कारण हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया जल्दी से बताओ ये लाइफ प्रोसेस कौन से हैं? जल्दी से देखो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। और 1 बाय 1 हम क्या करने वाले हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इन चारों टॉपिक में से किसी भी टॉपिक में डाउट रह जाए तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है और अपने डाउट को क्लियर करना है। तो चलो भैया हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे लाइफ प्रोसेस नंबर 1 जो कि है न्यूट्रिशन, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है न्यूट्रिशन। क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रिशन। तो चलो न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। The process in which an individual takes in food and our body utilize it to maintain, survive, repair and for other work। ये वो पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है जिसके अंदर हमारी बॉडी क्या करती है, बाहर से खाना इंटेक करती है। अब भैया हम खाना किस फॉर्म में इंटेक करते हैं? जैसे आजकल आप लोग क्या करते हैं, पैकेट फूड खरीदते हैं, वहाँ पे चिप्स खाते हैं, बाहर चाट वाली की दुकान पे जाके आप चाट खाते हैं, फुल्की खाते हैं, घर पे हम क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है न्यूट्रिशन के अंदर, जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपनी बॉडी में खाना इंटेक करता है। अब ये खाना इंटेक करने से क्या होता है? खाना इंटेक करने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो उस खाने को यूटिलाइज करती है ताकि आपकी बॉडी मेंटेनेंस करे। अब भैया मेंटेनेंस, हमारी बॉडी के अलग अलग तरीके के मेंटेनेंस रहते हैं। जैसे हमारे सारे प्रोसेस सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई रुकावट है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे करेक्ट करती है। अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का डैमेज है तो उसे हमारी बॉडी रिपेयर करती है। ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये सारी चीज़ें होती है हमारे खाने के वजह से। जैसे याद करो, आप में से एक बच्चा जो अभी अभी बीमार हुआ था, जब वो डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने उससे क्या बोला कि बेटा तुम्हें क्या करना है, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खाना है। अब स्वादिष्ट का ये मतलब नहीं है कि आपको क्या करना है, चाट और फुल्की खाना है, बल्कि आपको क्या करना है, हेल्दी फूड कंज्यूम करना है। हेल्दी फूड के अंदर अलग अलग तरीके के वाइटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, फिर अगर हम बात करें प्रोटीन रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, हेल्दी फैट्स रहते हैं, जो कि आपके खाने को और ज़्यादा न्यूट्रियस बनाते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें, आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी को ग्रो कर पाते हैं। तो न्यूट्रिशन वो पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल खाना इंटेक करता है, उसकी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है और हेल्प करती है ताकि उसकी बॉडी डेवलप हो, ग्रो हो, और अगर हम बात करें किसी भी तरीके के डैमेज से उसकी बॉडी को रिपेयर किया जाए। क्या देखते हैं हम, food contains nutrients such as protein, carbohydrate, fat, vitamin, mineral and other important material। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा खाना रहता है उसमें बहुत ज़्यादा important nutrient हमें देखने को मिल जाते हैं।
बट अगर हम देखें जो न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। अब भैया डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन कहाँ से हो गया? हम तो क्या करते हैं, हमारा खाना तो कहीं और से ले लेते हैं, बट दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन क्या है? तो अगर हम देखें न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप का होता है। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। तो बगैर किसी देरी के हम क्या करते हैं, दोनों के बारे में समझते हैं। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों के दोनों अलग कैसे हैं? तो चलो भैया ऑटोट्रॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारे सामने हेडिंग आ गई है ऑटोट्रॉपिक। क्या आ गई है हमारे सामने? ऑटोट्रॉपिक, the nutrition in which green plants and other blue green algae make their own food with the help of inorganic materials such as water, carbon dioxide and other material। क्या बताया गया कि हमारी सराउंडिंग में जो हमारे ग्रीन प्लांट्स रहते हैं, बट उसके साथ साथ जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे रहते हैं, और वो पर्टिकुलर इंसेक्ट हो सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर और चीज़ें हो सकती हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इनके पास शक्तिमान जैसी शक्ति होती है। ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। भैया हम भी तो अपना खाना किचन में जाके खुद प्रिपेयर करते हैं, बट नहीं, हमारे बीच में और उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है कि वो हमारे जैसे किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो उनको सनलाइट मिल जाती है उसके वजह से, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन चीज़ों की मदद से क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे क्या बताएंगे? इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल टू मेक देयर ओन फूड। वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, जिस कारण उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस वही फोटोसिंथेसिस है जो आपने क्लास सेकंड में पढ़ा था कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की एनर्जी की मदद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो सिमिलर वही फोटोसिंथेसिस यहाँ पर परफॉर्म होता है। अगर आप इक्वेशन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। भैया यही ग्लूकोज वो रहता है जो कि प्लांट का फूड रहता है, और प्लांट क्या करता है, इस फूड का अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर आप ध्यान दें, आपके सामने ये एनसीईआरटी की पिक्चर बनी हुई है जिसमें हमें बताया गया कि जो हमारी लीफ रहती है उसके कुछ पार्ट में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, जो कि प्लांट की हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। वाटर वहां पर पहुंच जाता है, वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण प्लांट हमारा ग्लूकोज बना पाता है। इसका मतलब भैया प्लांट तो सीधे सीधे क्या कर रहा है, अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहा है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आप देखिए आगे क्या बताया गया कि प्लांट जो रहता है वो अपना जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसको 3 स्टेप में करता है। चलो जल्दी से हम क्या करते हैं, उन तीनों स्टेप को याद करते हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन। क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब भैया एब्जॉर्प्शन किस चीज की कर रहा है? तो प्लांट क्या करता है, डे टाइम में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जितनी ज्यादा सनलाइट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा वो केपेबल रहेगा कि वो क्या कर पाएगा, सनलाइट की मदद से वाटर को ब्रेक डाउन कर पाएगा, और अगर हम बात करें वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना पाएगा। तो सबसे पहले वो क्या करता है, एनर्जी के लिए लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। दूसरे प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसे क्या करना पड़ेगा, उस लाइट एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी में बदलना पड़ेगा। भैया केमिकल एनर्जी में ही क्यों बदलवा रहे हो? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन करता है उसकी बॉडी में जो केमिकल एनर्जी प्रेजेंट रहती है उसके कारण करता है। थर्ड और लास्ट अगर हम बात करें, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या करता है प्लांट, वाटर के ब्रेकडाउन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। कुछ इस प्रकार जो हमारे प्लांट रहते हैं उनका जो क्या रहता है, फूड का प्रिपरेशन रहता है या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। बट कई बार हम देखते हैं जो हमारे डेजर्ट प्लांट वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके रखते हैं। क्योंकि डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है डेजर्ट में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, रात में जो वो
कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको डे टाइम में वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार हमारे जो प्लांट हैं वो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं हम दूसरे वाले पर, जिसका नाम क्या है, हेट्रोट्रॉपिक। अब भैया आप हेट्रोट्रॉपिक पर आ गए हो, इसका क्या मतलब है कि आप पर, मुझ पर, हम यहाँ पर आ गए। तो ये हेट्रोट्रॉपिक ऐसा क्या है जिसके बारे में हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा। तो देखो, हेट्रोट्रॉपिक आते ही कुछ पर्टिकुलर, आप जैसे उछल कूद करने वाले बच्चे सामने आ गए। अब ये बच्चे सामने क्यों आ जाते हैं, क्योंकि देखो, the type of nutrition in which an organism dependent on other for their food, ये वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें मैं, आप, आपका दोस्त, इस वीडियो को देखने वाले सारे लोग, और अगर हम बात करें आप जितने लोगों को जानते हैं वो सारे लोग, या हम कहें हमारी पृथ्वी पर रहने वाले सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, वो डिपेंड रहते हैं किसी और पे अपने फूड के लिए। तो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। अब भैया हेट्रोट्रॉपिक हमारा 3 टाइप का होता है। हेट्रोट्रॉपिक कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। सबसे पहला आया होलोजोइक। अब भैया ये होलोजोइक क्या है, आप होलोजोइक क्यों बता रहे हैं, क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा वो पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है जिसमें एज एन ऑर्गेनिज्म हम फूड को इनटेक करते हैं, फिर हमारा पेट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, या हम बात करें हमारे माउथ के अंदर सलाइवा हो गया, या हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसका मतलब जब खाना हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो तो उसे हम कहेंगे होलोजोइक। क्या कहेंगे हम उसे, होलोजोइक। दूसरा आता है सेप्रोट्रॉपिक। कौन सा आता है, सेप्रोट्रॉपिक। अब भैया ये सेप्रोट्रॉपिक क्या है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी बॉडी के बाहर खाने को ब्रेक डाउन करता है। खाने को ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है उन्हें एब्जॉर्ब करता है। जैसे आपने डीकम्पोजर्स को देखा होगा, मशरूम को देखा होगा, वो अपनी बॉडी के बाहर खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल रहते हैं उन्हें फर्दर एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद आता है पैरासिटिक। क्या आता है इसके बाद, पैरासिटिक। अब भैया ये पैरासिटिक क्या है, पैरासाइट्स हमारे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं और होस्ट एनिमल से क्या करते रहते हैं, अपना खाना अक्वायर करते रहते हैं। कई केसेस में ये होस्ट जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं पैरासाइट, वो क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मतलब है पैरासाइट अच्छे तो रहते नहीं हैं, बट वो क्या करते हैं, बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर मैं, आप और हम जैसे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपना खाना बना सके, प्रिपेयर कर सके, इनटेक कर सके। तो हमने देखा हेट्रोट्रॉपिक 3 टाइप का है और हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं किसके ऊपर भैया, अमीबा के ऊपर। अब भैया आप अमीबा के ऊपर क्यों आ रहे हैं, याद करो हमने प्लांट्स के अंदर सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स है वो कैसे खाना प्रिपेयर करते हैं। तो हम सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर आते हैं। यूनिसेलुलर का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास अमीबा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अमीबा हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, तो अमीबा का जो फूड डाइजेशन का प्रोसेस रहता है या फूड इनटेक का प्रोसेस रहता है वो मेनली 4 स्टेप्स के अंदर वो करता है। सबसे पहले अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल को फाइंड करेगा। फूड पार्टिकल को वो क्या करेगा, फाइंड करेगा। अब भैया ये फाइंड करने का मतलब क्या रहता है, फाइंड करने का मतलब रहता है वो खाने को ढूंढता है। जैसे ही उसकी बॉडी के आसपास आप देख रहे हैं फूड पार्टिकल यहाँ पर उसके पास आ गया है, फूड पार्टिकल उसके पास जैसे ही आता है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाता है। अब भैया ये स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इस स्ट्रक्चर का नाम है स्यूडोपोडिया। क्या स्ट्रक्चर का नाम है, स्यूडोपोडिया। अब भैया ये स्यूडोपोडिया क्या है, आप आपकी फिंगर्स को देखते हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन वो बनाता है, वो एक प्रोजेक्शन बनाता है, फूड जैसी आता है उसको क्या कर लेता है, वो ग्रैब कर लेता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। भैया एक बार स्यूडोपोडिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से क्लोज कर लेता है। क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है फूड पार्टिकल को, तो वो स्यूडोपोडिया कन्वर्ट हो जाता है फूड वैक्यूल में। काय में कन्वर्ट हो जाता है, फूड वैक्यूल में। जिस तरीके से हमारा जो फूड वैक्यूल हम यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे हम यहाँ पर,
फूड वैक्यूल हम यहाँ पर देखेंगे ये सिमिलर रहता है हमारे स्टमक जैसे। किसके जैसे रहता है? हमारे स्टमक जैसे। अब भैया ये स्टमक के जैसा क्यों है? क्योंकि फूड वैक्यूल क्या करता है, पूरे के पूरा जो फूड पार्टिकल रहता है उसे डाइजेस्ट करता है, उसकी हेल्प करता है ताकि आसानी से वो फूड को ब्रेक डाउन कर पाए और उसमें से इंपॉर्टेंट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर पाए। वंस वहां पर फूड वैक्यूल अपना काम खत्म कर लेता है तो वो क्या कर जाता है? टूट जाता है। क्या कर जाता है? टूट जाता है। अब भैया टूटने के बाद क्या होता है? जो खाना रहता है अमीबा के पूरे सेल में फैल जाता है, सारी जगहों पर पहुंच जाता है, बट उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो अमीबा क्या करता है? फिफ्थ और लास्ट प्रोसेस में जो खाना रहता है उसे बाहर रिमूव कर देता है। तो 5 स्टेप में वो अपना खाना क्या कर लेता है? इनटेक कर लेता है। उसका न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। चलो मेरे साथ आप क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले क्या करेगा? इंजेक्शन। क्या करेगा? इंजेक्शन। उसका इंजेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले वो फूड पार्टिकल फाइंड करेगा। फूड पार्टिकल फाइंड करने के बाद सीडोपोडिया का स्ट्रक्चर बना लेगा। इंजेक्शन के बाद प्रोसेस शुरू होता है डाइजेशन। तो फूड वैक्यूल बनने के बाद फूड जब डाइजेस्ट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। थर्ड भैया क्या रहता है? थर्ड रहता है एब्जॉर्प्शन। तो उसके पूरे सेल के अंदर जब वो डाइजेस्टेड फूड क्या करता है? स्प्रेड होता है तो उसकी बॉडी उसे क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। फोर्थ प्रोसेस कौन सा रहता है? एसिमिलेशन। उसकी बॉडी क्या करती है? उस डाइजेस्टेड फूड को अपने किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करती है। और फिफ्थ और लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस खाने को जो कि उसके लिए यूजफुल नहीं था, अनएब्जॉर्ब फूड को वो क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। ऐसा वो क्या करता है? लास्ट प्रोसेस में वो अपने सेल को ब्रेक करता है जिसे हम कहते हैं रप्चर। रप्चर करते ही जितना भी अनडाइजेस्टेड और वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो उसकी बॉडी से बाहर चला जाता है। इन 5 प्रोसेस में अमीबा अपना न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या करता है? कंप्लीट कर लेता है। क्या भैया हम सिर्फ अमीबा के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, हम आपके बारे में, मेरे बारे में, हम सभी के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ह्यूमंस क्या करते हैं? अपना डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। तो चलो मेरे साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब न्यूट्रिशन को हम क्या करेंगे? वन बाय वन स्टेप के साथ समझेंगे। हमारे माउथ में खाना कैसे जाता है, क्या होता है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। चलो सबसे पहले आप देख रहे हैं इट टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बीइंग। आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सभी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट रहता है वो हमारी हेल्प करता है खाने को डाइजेस्ट करने में। क्या करने में हेल्प करता है? खाने को डाइजेस्ट करने में, न्यूट्रिशन का प्रोसेस करने में। और वो कौन सा वाला सिस्टम है? एलिमेंट्री सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है उसको देखते हैं। तो आपके सामने ये पर्टिकुलर पिक्चर आई है। इस पिक्चर को वन बाय वन करके हम समझेंगे हमारा खाना कहाँ पे जा रहा है, उस खाने के साथ क्या हो रहा है। तो चलो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, हमारे सामने क्या लिखा है? माउथ। माउथ के सामने क्या लिखा हुआ है? वी टेक इन फूड, इट हैज टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। हमारा जो माउथ रहता है उसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या रहते हैं? टीथ है, टंग है, फिर सलाइवरी ग्लैंड रहता है और ये पर्टिकुलर जगह रहती है। अब सबसे पहले हमारे जो टीथ रहते हैं वो हमारे खाने को पूरी तरीके से च्यू कर देते हैं। आपने देखा होगा आप बड़े बड़े पीस जब फूड के कंज्यूम करते हैं तो आपके दांत आपकी हेल्प करते हैं उन खाने के पार्टिकल को बहुत ज़्यादा छोटा करने में। आपकी टंग क्या करती है? खाने को ट्विस्ट करती रहती, कभी लेफ्ट करती है, कभी राइट करती, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, इस तरीके से वो क्या करती है? चलाती है। बट आपने देखा होगा खाना खाने से कुछ देर पहले और खाना खाने के दौरान आपका माउथ के अंदर एक पर्टिकुलर फ्लूइड रिलीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सलाइवा, जो कि कौन सिक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड। अब भैया सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा जो सिक्रेट कर रहा है वो क्या करता है? हमारे खाने के अंदर जो कॉम्प्लेक्स शुगर रहती है वो उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है और माउथ हमारे खाने को पार्शियली डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। एक बार माउथ जब अपना सारा काम खत्म कर देता है उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है? देखो जरा, सेकंड स्टेप में हम देखते हैं हमारा खाना आता है ईसोफेगस में। भैया ये ईसोफेगस क्या है? आप देख रहे हैं माउथ के बाद ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक तक आ रहा है इसे हम कहते हैं ईसोफेगस, जिसको अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम उसे कहते हैं फूड पाइप। अब ये फूड पाइप में क्या होता है? जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है माउथ से चला जाता है स्टमक में, जो कि किस मूवमेंट के कारण होता है? पेरिस्टैटलिक। अब भैया ये पेरिस्टैटलिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये पेरिस्टैटलिक।
हमारा खाना जिस भी जगह पे रहता है अमीबा के, उतनी जगह ओपन हो जाती है और जहाँ जहाँ जाता जाता है उतनी जगह ओपन रहती है, बाकी सारी कैसी हो जाती है, क्लोज हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब आप जल्दबाजी में खाना खाने की कोशिश करते हैं उस दौरान आपको ठसके लग जाते हैं। ठसके का मतलब रहता है खाना अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि वहां पर पेरिस्टैटिक मूवमेंट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके खाने को आराम से खाना है। अभी से कह रहा हूँ खाना आराम से खाया करो जरा। चलो, अब ईसोफेगस से जब खाना स्टमक पर आ जाता है उसके बाद क्या होता है, खाना पहुंचा स्टमक में। अब भैया स्टमक क्या करेगा, आपने देखा होगा बगैर खाना खाए हमारा पेट गुड़ 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 करता है। तो एक बार खाना जब पेट में चला गया तो खाना पेट में जाने के बाद हमारा पेट क्या करता है, तो देखिए रिलीजेस गैस्ट्रिक जूस, इट कंटेन्स 3 एंजाइम। हमारा जो पेट है उसकी जो इनर वॉल्स रहती हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है, उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस। अब भैया गैस्ट्रिक जूस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका कारण देखो जरा, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 एंजाइम रहते हैं। सबसे पहला HCl। अब भैया HCl क्या करता है, HCl हमारे खाने के मीडियम को एसिडिक बनाता है। भैया एसिडिक बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एसिड के कारण जो पेप्सिन एंजाइम रहता है ये एक्टिवेट हो पाता है। पेप्सिन पर हम अभी आते हैं, मगर उससे पहले HCl क्या करता है, खाने को एसिडिक तो बनाता ही है मगर साथ में जो छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स थे उसे पूरी तरीके से एक्वस फॉर्म में बदल देता है। इसका मतलब खाने को लिक्विड बनाने का काम किसका है, HCl का। अब भैया पेप्सिन एंजाइम जो एक्टिवेट हुआ था उसका काम क्या रहता है, जो प्रोटीन्स रहते हैं उन्हें पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। भैया ये पेप्टोन क्या है, कोई नए नए नाम बता रहे हैं आप। पेप्टोन हमारा जब प्रोटीन इनिशियली डाइजेस्ट होना शुरू करता है, या हम बात करें कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो क्या करता है, अपने इंटरमीडिएट फॉर्म में आता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टोन। फिर थर्ड और लास्ट आता है म्यूकस। अब भैया म्यूकस ये क्या करेगा, म्यूकस तो हमने कहीं और सुना था, हमारी नाक के अंदर म्यूकस रहता है, बट नहीं, ये वो पर्टिकुलर म्यूकस रहता है जो शक्तिमान की तरह गोल 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 घूम के आपके पेट को क्या करता है, बचा लेता है। भैया कैसे घूम रहा है, हमारी जो इनर वॉल्स रहती है उनको एसिड से प्रिवेंट करता है, क्योंकि आपको पता है एसिड काफी ज्यादा डेंजरस रहता है। तो हमने देखा हमारा खाना कहाँ पहुंच चुका है, स्टमक तक पहुंच चुका है, स्टमक के अंदर सारा काम हो चुका है। अब आप देख रहे हैं स्टमक के आगे क्या लग जाता है, इंटेस्टाइन। क्या आ जाता है, इंटेस्टाइन। अब भैया इंटेस्टाइन में जाने से पहले हमारे स्टमक के बीच में और इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर मसल रहती है जो मूवमेंट करती है, और कितना खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, कितना कितना कब कब जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, स्फिंक्टर मसल डिसाइड करती है। अब भैया जब खाना हमारा इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। अब हम खाने को लेकर कहाँ तक आ चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, इंटेस्टाइन। तो भैया इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा होता क्या है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, एक कंटेन्स वेरियस एंजाइम फ्रॉम पेनक्रियास, लिवर एंड इंटेस्टाइन इटसेल्फ। जो हमारा इंटेस्टाइन रहता है ये वो पर्टिकुलर प्लेस रहती है जहां पर हमारा लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया और खुद इंटेस्टाइन हो गया, ये अपने अपने जूसेस को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। चलो वन बाय वन करके हम क्या करते हैं, तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो देखो क्या बताया गया हमें यहाँ पर, लिवर इट सिक्रेट बाइल जूस, it helps to break larger molecules of fat and convert them into small globules, also makes the medium alkaline। अब सबसे पहले आपने देखा हमारा जो खाना था स्टमक के अंदर एसिडिक था, जब वो लिवर का किसके अंदर आता है, इंटेस्टाइन के अंदर, तो एसिडिक फूड हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी बॉडी के लिए डेंजरस रह सकता है, जिस कारण हम वहां पर क्या देखते हैं, जो बाइल जूस है वो क्या करता है, हमारे खाने के मीडियम को वापस से न्यूट्रलाइज कर देता है। भैया न्यूट्रलाइज करने का ही काम है क्या इसका, नहीं, बाइल जूस जो हमारे खाने में लार्जर मॉलिक्यूल्स रहते हैं किसके भैया, फैट के, उन्हें छोटे 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 में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि छोटों को आसानी से ब्रेक डाउन किया जा सकता है और आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिसके कारण हम देखते हैं लिवर बाइल जूस सिक्रेट करता है। तो बाइल जूस के क्या क्या काम है, जल्दी जल्दी बताओ, लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में हम कहें या स्मॉलर ग्लोब्यूल्स कहें उसमें कन्वर्ट करता है, और दूसरा एसिडिक मीडियम को वापस से क्या बना देता है, बेसिक बना देता है, या हम कहें न्यूट्रलाइज कर देता है। तो भैया लीवर का काम तो हुआ, इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है पेनक्रियास। कौन आता है, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है। पेनक्रिएटिक जूस के अंदर तीन तीन चीजें रहती है भैया, तीन तीन कौन कौन सी चीजें रहती है, ट्रिप्सिन रहता है, लाइपेस रहता है, एमाइलेज रहता है। तीनों के काम भी देख लेते हैं।
ट्रिप्सिन, हमारे खाने को, कौन से वाले को, प्रोटीन वाले खाने को, जितना भी प्रोटीन रहता है उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेस हमारे फैट को फैटी एसिड, या हम कहें जो फैट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है या हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है उसमें कन्वर्ट करता है। एमिलाइज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हमारी बॉडी क्या करती है, फाइनली एब्जॉर्ब कर लेती है। बट याद करो मैंने बोला था 3 चीजें हैं इसमें, अभी हमने 2 के बारे में पढ़ा, फिर बचता है इंटेस्टाइनल जूस। अब भैया इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है उसके बारे में भी देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली डाइजेस्टेड ऑल द फूड। अब जितना भी बचा हुआ फूड रहता है, रिमेन फूड पार्टिकल्स रहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस उसे फाइनली क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और इस जगह पर हमारा खाना कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा माउथ के अंदर हमारे टीथ रहते हैं, खाने को च्यू करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, सलाइवरी एमिलाइज की मदद से कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में करता है। ईसोफेगस पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के साथ खाने को स्टमक में लेकर आता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रहता है, गैस्ट्रिक जूस का काम रहता है 3 एंजाइम रिलीज करना, HCl, पेप्सिन, उसके बाद कौन सा रहता है जल्दी बताओ, म्यूकस। HCl खाने के मीडियम को एसिडिक बनाता है, खाने को लिक्विड कर देता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा वहां पर, पेप्सिन, जो हमारे खाने के अंदर प्रोटीन है उसको इनिशियली डाइजेस्ट करता है। लास्ट में हमने पढ़ा म्यूकस, जो पेट की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने पढ़ा कि भैया जो स्टमक है और जो इंटेस्टाइन है उसके बीच में एक मसल रहती है जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल। इस स्फिंक्टर मसल का काम क्या रहता है, खाने को रेगुलेट करके इंटेस्टाइन के अंदर भेजना। इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद 3 जूसेस सिक्रेट होते हैं। सबसे पहला लीवर बाइल जूस करता है, पैनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस करता है, थर्ड और लास्ट कौन सा वाला है हमारा, इंटेस्टाइनल जूस। लिवर बाइल जूस क्या करता है, खाने के अंदर जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स है उन्हें स्मॉलर करता है, हमारे खाने के मीडियम को वापस से न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा इंटेस्टाइनल जूस जो कि क्या करता है, बचा हुआ जितना भी खाना रहता है उसे डाइजेस्ट करता है। और पैनक्रियास सबसे इंपॉर्टेंट, पैनक्रिएटिक जूस 3 एंजाइम वाला कौन कौन सा है, ट्रिप्सिन, लाइपेस, एमिलाइज, प्रोटीन को अमीनो एसिड, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और एमिलाइज को कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना देता है। यहाँ पर भैया खाना तो हमारा डाइजेस्ट हो गया, जिसे अमीबा का खाना डाइजेस्ट हो गया था उसके बाद एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ था। तो भैया एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर क्या रहता है, villi. These are attached to the walls of small intestine which absorb digested food and supply it to blood vessel which are attached on the other end which help टू ट्रांसपोर्ट इट ऑल ओवर द बॉडी। अब जो खाना आपने इनटेक किया है, जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं जिनको विलाई कहते हैं, छोटे छोटे कांटेदार स्ट्रक्चर रहते हैं, हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक साइड एब्जॉर्ब हुआ, दूसरी साइड ब्लड वेसल लगी रहती हैं, सारी ब्लड वेसल क्या करती हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, पूरी बॉडी में घूमती हैं, सारी बॉडी पार्ट को खाना जो कि अच्छा वाला है उसे क्या करती हैं, पहुंचा देती हैं। अब भैया खाना डाइजेस्ट हो गया, मगर सुबह सुबह हम क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड रहता है उसे बाहर भी तो निकालते हैं। भैया वो कहाँ से आ जाता है उसके बारे में भी देख लेते हैं जरा। तो वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पर आता है वो, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इट रिमूव्स अनएब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू anus with the help of anal sphincter. It also absorb water and other important salt. क्या बताया गया कि लार्ज इंटेस्टाइन अनएब्जॉर्ब, जो हमारा खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उस सभी को क्या करता है, हमारी बॉडी से रिमूव करता है। बट जब रिमूवल होता है उस दौरान हम देखते हैं जो एक्सेस वाटर रहता है, इंपॉर्टेंट सॉल्ट रहते हैं, अगर वो हमारी किसके साथ, पॉटी के साथ बाहर चले गए हैं तो उन पॉटी के साथ बाहर जाने से पहले उसे रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा हमेशा बनी रहे। इस तरीके से हमारा जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो हो जाता है कंप्लीट। अब याद करो सेकंड प्रोसेस हमारा कौन सा था, रेस्पिरेशन। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन पर आ जाते हैं। चलो अब हम आ गए किस पर, रेस्पिरेशन पर। भैया रेस्पिरेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब याद करिए, जो खाना अभी अभी डाइजेस्ट हुआ है, अगर उस खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी बनाना है तो जब हम क्या करते हैं, कौन सी एक्टिविटी करते हैं, रेस्पिरेशन। अब भैया रेस्पिरेशन को कई लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग से कंपेयर करते हैं। ब्रीदिंग एक एक्सटर्नल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस है। हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जब हमारे लंग्स क्या करते हैं, उसे इंडिविजुअल सेल तक पहुंचा देते हैं, तो ऑक्सीजन के मदद से खाने को ऑक्सीडाइज करा जाता
जाता है, एनर्जी बनाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर रिलीज होती है और वाटर वेपर वहां पर रिलीज हो जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारा रेस्पिरेशन है मेनली दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक क्या होता है? इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो पर्टिकुलर रेस्पिरेशन जो आपका किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसको आप करते हैं, मैं करता हूं और हमारे एनिमल्स करते हैं। फिर अगर हम बात करें एनएरोबिक, एनएरोबिक वो पर्टिकुलर रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, या हम बात करें जो लैक ऑफ ऑक्सीजन रहती है तब होता है। अब भैया दोनों में डिफरेंस क्या है, जल्दी से उसके बारे में बताओ। तो एनसीईआरटी में हमें एक फ्लो चार्ट दिया हो जिसमें क्या बताया जाता है, इनिशियल जो ग्लूकोज रहता है आपकी बॉडी में, किसी की भी बॉडी में, मेरी बॉडी में, सबकी बॉडी में, वो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में काय में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। वो एरोबिक में भी सेम होता है, एनारोबिक में भी सेम होता है, बट अलग अलग कहां पर होता है। अब देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे बारे में पढ़ते हैं। जो पायरुवेट ब्रेक डाउन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो एनर्जी रिलीज करता है, और जो एनर्जी रहती है वो कितनी रहती है? 38 एटीपी, जो बाकी सबके कंपैरिजन में काफी ज्यादा रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। भैया दूसरा वाला आप बता रहे थे उसका नाम क्या है? एक होता है एब्सेंस और एक होता है लैक। एब्सेंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि ईस्ट के अंदर होता है। अब भैया ईस्ट को हम फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। ईस्ट में क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पायर करता है तो वहां पर एथेनॉल रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। भैया एनर्जी तो यहाँ भी रिलीज हो रही है, बट जो एनर्जी रहती है वो सिर्फ 2 एटीपी रहती है। कितनी एटीपी रहती है? 2 एटीपी रहती है, जो हमारे कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम रहती है। फिर हम देखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम देखते हैं यहाँ पर लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। कई बार आपने देखा होगा चलते चलते आपके पैर में अकड़न आ जाती है, किसी बॉडी के पार्ट को काम करते करते उसमें अकड़न आ जाती है। जैसे आप गए, आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, शोल्डर प्रेस करते करते अचानक आपका कंधा दुखने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी अगर कंटिन्यूसली बहुत देर तक किसी मसल के पास ब्लड पंप करती है तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, जिस कारण हम देखते हैं वहां पर हमारी मसल क्रैम्प कर जाती है। तो हमने देखा हमारे जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप के हैं, एक है ऑक्सीजन वाला और एक है कम ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन वाला। तो चलो भैया हम क्या करते हैं और डेप्थ में चलते हैं, रेस्पिरेशन के बारे में कंप्लीट पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे प्यारे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, कि प्लांट किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कई बार, जो हमारी पत्तियां रहती हैं, किसकी? प्लांट की पत्तियां रहती हैं, किसी और पत्ती के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्लांट की जो पत्तियां रहती हैं उसके अंदर हम देखते हैं छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब भैया ये स्टोमेटा क्या करते हैं, प्लांट की हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। अगर उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है, तो ऑक्सीजन बाहर चला जाता है रेस्पिरेशन के लिए। जब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। तो चलो देखो किस तरीके से ये प्रोसेस होगा। प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस दैट एंश्योर ऑल द सेल आर in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. हम देखते हैं जो हमारे प्लांट रहते हैं वो डिफ्यूजन का प्रोसेस करते हैं। डिफ्यूजन जैसा मैंने आपको बताया, लार्जर जिस जगह में चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं वो हायर ले लो या लार्जर ले लो, हायर से वो लोअर की तरफ मूव करती हैं। रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहती है तो बाहर से ऑक्सीजन उसको रिप्लेस करती है, अंदर आ जाती है, और क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो बाहर चली जाती है। ये रेस्पिरेशन हुआ। बट फोटोसिंथेसिस में जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हम देखते हैं दिन के समय प्लांट क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है। तो हमने ये तो देखा कि प्लांट हमारा किस तरीके से स्टोमेटल पोर की मदद से अपने इस काम को कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, रात के समय हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, जिस कारण से रात के समय हमसे कहा जाता है प्लांट के नीचे हमें क्या नहीं करना है, स्टे नहीं करना है, क्योंकि इसके वजह से क्या हो सकता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो सकती है और इफ इन केस आपको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम देखते हैं दिन के समय प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर देता है, बट रात के समय उसके साथ ये दिक्कत हमें देखने को मिल जाती है। तो प्लांट इस तरीके से अपना रेस्पिरेशन कर रहा है।
अब रेस्पिरेशन जिस तरीके से प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है उस तरीके से एनिमल्स के लिए भी है, बट आपके सामने यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्वेटिक एनिमल। अब भैया एक्वेटिक क्यों, हम टेरेस्ट्रियल क्यों नहीं? क्योंकि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी देख लेते हैं। चलो देखो क्या बताया जाता है हमें यहाँ पर, देखो the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air। आपने देखा होगा जब आप पानी में डुबकी मारते हैं तो अचानक से आपके नाक के अंदर ऐसा लगता है एयर नहीं जा रही, आपको क्या होने लगता है, घबराहट होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो ग्राउंड के कंपैरिजन में, या हमारी जो क्या रहती है नॉर्मल क्या कह सकते हैं हम उसको, फर्श कह सकते हैं या ज़मीन कह सकते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो हम देखते हैं पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनका ब्रीदिंग रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है हमारे कंपैरिजन में। वो क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। जैसे आप फिश का एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये फिश क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है। कौन से वाले पानी को? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? बाकी पानी के कंपैरिजन में। उसको एब्जॉर्ब करती है, गिल्स तक पहुंचाती है। गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिलीज कर देते हैं, और गिल्स के पास से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो वाटर रहता है फिश की बॉडी से रिमूव हो जाता है। जिस तरीके से फिश अपने गिल से करती है, बाकी एक्वेटिक एनिमल अपने अपने बॉडी पार्ट जो कि किसके लिए है, रेस्पिरेशन के लिए हैं, उन बॉडी पार्ट से कंप्लीट कर लेते हैं। बट इनका ब्रीदिंग रेट हमारे कंपैरिजन में कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या कम है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है काफ़ी ज़्यादा कम है। अब भैया ये तो देख लिया, जल्दी से आ जाओ हमारे ऊपर कि हम किस तरीके से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो चलो अब हम आ चुके हैं भैया, हमारे ऊपर आ गए, हम किस तरीके से रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होने वाला है। देखो अब आपकी बॉडी, आपके सामने एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट है जो हमें एनसीईआरटी में बताया गया है। हम क्या करते हैं, जो अलग 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 चीज़ें रहती हैं वहाँ से ऑक्सीजन को लेते हैं। भैया कैसे, आपकी जो नाक रहती है, आप देखते हैं यहाँ पर दो ओपनिंग रहती है, इस ओपनिंग को और इस पूरे हिस्से को हम मिलाकर क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल। क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल या नेसल पैसेज। भैया ये नोस्ट्रिल क्या करती है, नोस्ट्रिल की हेल्प से हम क्या करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं। भैया एयर को हमने इनटेक तो कर लिया, बट आपने पढ़ा होगा ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है, तो बाकी सारी गैसेस का क्या करते हैं। तो आपने देखा होगा आपकी नाक के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, आपकी नोज में जो फाइन हेयर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो अलग अलग तरीके की गैसेस रहती हैं उन्हें फिल्टर आउट कर देते हैं और हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। केवल और केवल जो ऑक्सीजन रहती है वो हमारी नाक से कहाँ की ओर एंटर होती है, अंदर की ओर एंटर होती है। एक बार जब ऑक्सीजन एंटर कर जाती है तो वो पास करती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहाँ जाती है, लैरिंग्स। फेरिंग्स और लैरिंग्स क्या है, आप देखते हैं जो आपका वोकल कॉर्ड है जिससे आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, देखो करके जो आवाज़ आ रही है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स आपका वोकल कॉर्ड भी होता है, उसके ऊपर जस्ट ऊपर रहता है फेरिंग्स। ये क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को आगे पास करते हैं। आगे भैया क्या रहता है, आगे रहता है ट्रैकिया। आगे क्या रहता है, ट्रैकिया। भैया ये ट्रैकिया क्या है, अगर आप यहाँ पर वोकल कॉर्ड से नीचे पकड़ कर देखें तो आपको कुछ पर्टिकुलर हड्डियाँ दिख रही हैं जो कि सर्कुलर फॉर्म में हैं। ये इनकम्प्लीट सर्कल रहते हैं, इनको हम कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या कहते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनकम्प्लीट इसलिए रहती हैं ताकि जो आपका विंड पाइप है वो कोलैप्स ना करे, इसके वजह से जो विंड पाइप रहता है वो कभी कोलैप्स नहीं करता। और ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। क्या कहते हैं, विंड पाइप। आपने देखा लैरिंग से विंड पाइप क्या करता है, दोनों लंग तक यहाँ पर आ गया, बट यहाँ जाने के बाद दोनों लंग में डिवाइड कर जाता है, जिनको हम कहते हैं ब्रोंचोई। क्या कहते हैं, ब्रोंचोई। तो आप कह सकते हैं जब आपका विंड पाइप दोनों लंग में डिवाइड हो जाता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्रोंचोई। अब भैया ब्रोंचोई तो एक पर्टिकुलर ब्रांच है, बट उसे पूरे लंग में जब स्प्रेड करना है तो वो क्या करती है, अपने आप को और स्प्रेड करती है, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंचियोल्स। अब ब्रोंचियोल्स क्या करते हैं, अपने एंड पर इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कहते हैं एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक विलाय के जैसे काय से सराउंडेड रहते हैं, जैसे विलाय अपना इंटेस्टाइन के अंदर था, वैसे ही लंग्स काय से लंग्स के जो एल्वियोलर सैक रहते हैं ये सराउंडेड रहते हैं ब्लड वेसल से, ताकि जो ऑक्सीजन आपने एब्जॉर्ब करी है आसानी से वो क्या कर जाए, आपके ब्लड में चली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाए। तो हमने इस डायग्राम की मदद से तो पढ़ा, चलो इसके बारे में एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। हमने क्या देखा, नोस्ट्रिल हमारी हेल्प करती है ऑक्सीजन को इनटेक करने में, जिसके अंदर फाइन हेयर्स रहते हैं जो ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, फिल्टर करके हमारी बॉडी के अंदर ले जाते हैं।
दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा फेरिंग्स और लैरिंग्स। जो एयर रहती है जो कि मॉइस्ट फॉर्म में आती है उसे क्या करते हैं, विंड पाइप तक पास कर देते हैं, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो ट्रैकिया रहता है वो O2 को क्या करता है, ब्रोंचोई में पहुंचाता है। अब भी ब्रोंचोई बताया था, दोनों के दोनों जो लंग्स में ब्रांचेस जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंचोई। क्या कहते हैं, ब्रोंचोई। फिर ब्रोंचोई क्या करती है, ऑक्सीजन को पूरे लंग में स्प्रेड करने के लिए ब्रोंचियल्स तक पहुंचाती है। ब्रोंचियल्स क्या करते हैं, फर्दर एक्सटेंशन रहते हैं और पूरी ऑक्सीजन को पूरे लंग्स में स्प्रेड कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ती है बात, आगे कहाँ पर आ जाते हैं हम, इसके बाद हम देखते हैं एल्वियोलर सैक। अब भैया एल्वियोलर सैक ऐसा क्या करता है, ये गैसेस को एक्सचेंज करता है। जो ब्लड वेसल रहती है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ऑक्सीजन को दे देता है। इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रोसेस हमारे सामने आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन। बट उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जब हमारी जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर वहाँ पर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन है इंडिविजुअल सेल तक पहुंचता है। याद करो वो फ्लो चार्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन जाती है, क्या करती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, पायरुवेट बनाती है। पायरुवेट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के हेल्प से क्या बनाया जाता है, एटीपी बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से उसी रास्ते से बाहर आ जाती है और आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। तो अभी तक हमने दो लाइफ प्रोसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको कवर कर लिया है। बट दोनों में आपने एक कॉमन बात नोटिस करी होगी, विलाय हमारे इंटेस्टाइन में बट खाना हमारी पूरी बॉडी में पहुंच रहा है। लंग्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को वहां तक लेकर जा रहे हैं, बट उसके बाद ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में लेकर जाना है। तो उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचा दे। तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, इस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है। It is the process in which important material and waste material transport all over body। तो हम क्या देखते हैं, ये वो पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है जिसके वजह से जो इंपॉर्टेंट मटेरियल रहते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस से ऑल ओवर बॉडी में जा पाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट से उस पर्टिकुलर साइड तक जा पाते हैं जहां से वो हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से तो लगा। अब देखते हैं आगे इसके अंदर और क्या होता है। तो देखो, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजेनियस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। अब भैया ये डायरेक्ट प्लाज्मा कहाँ से आ गया, अब ये बताओ। जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी चीज की जरूरत है। तो हमारी बॉडी में, याद करो क्लास 9 में आपने पढ़ा था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या रहता है, ब्लड। तो ब्लड ही हमारी बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट रहता है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, इंपॉर्टेंट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अब ब्लड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, 55% जो हमें देखने को मिलता है वो क्या रहता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को डिसॉल्व फॉर्म में एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक, या हम बात करें अलग अलग सेल से हमारे उन बॉडी पार्ट्स तक लेकर आता है जहां से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। जो ऑक्सीजन रहती है इसको कौन कैरी करता है, रेड ब्लड सेल। अब भैया रेड ब्लड सेल ही क्यों करते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल के पास रहता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब भैया यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन जा तो रही है, अब ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वहां पर जो रेड ब्लड सेल रहते हैं वो आसानी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने देखा होगा जिनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी रहती है वो कई बार थोड़ा सा चलने पे क्या कर जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से ऑक्सीजन हाई मात्रा में वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। और हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए, इंपॉर्टेंट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वापस से लाने के लिए हमारी बॉडी में ऐसा कोई ना कोई सिस्टम तो होना चाहिए जो इन सारे कामों को करे या उन बॉडी पार्ट तक खून को पहुंचाए। तो हमारी बॉडी में ज़रूरत रहती है पंपिंग ऑर्गन की। किसकी ज़रूरत रहती है, पंपिंग ऑर्गन की। तो चलो जल्दी से हम क्या करते हैं, उस पंपिंग ऑर्गन पर आ जाते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन कौन सा वाला है, आर हार्ट। कौन सा वाला है, आर हार्ट। हमारा जो हार्ट रहता है उसे हम कहते हैं पंपिंग ऑर्गन। अब भैया हार्ट के अंदर आप देख रहे हैं हार्ट का आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। अब हार्ट में ऐसा क्या है, आप देख रहे हैं सबसे पहले दो साइड से, कौन कौन सी साइड है आपको देखने को मिल रहा है, एक ब्लू कलर से दिख रही है और एक कौन से कलर से दिख रही है, रेड कलर से। तो हमारे हार्ट की दो साइड रहती है। अगर आप देखें एक होती है राइट साइड और एक होती है लेफ्ट साइड।
अब भैया राइट और लेफ्ट में क्या रहता है, जो हमारे हार्ट की राइट वाली साइड रहती है, कौन सी वाली साइड रहती है, राइट वाली साइड रहती है, उस साइड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, लेफ्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन रहता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वाली साइड पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वाली साइड पे। अब इसमें से जो ऊपर वाले पार्ट रहते हैं उनको हम कहते हैं आर्ट्रियम, लेफ्ट वाली साइड में जो है उसको लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वाली साइड में है उसको राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम पूरी बॉडी से क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस जगह पर आकर फिल होता है। फिर वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। भैया राइट वेंट्रिकल वो पर्टिकुलर पार्ट है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के मदद से, किसके मदद से, पल्मोनरी आर्टरी के मदद से लंग्स तक पहुंचा देता है। लंग्स एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर रिलीज कर देते हैं, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद हम देखते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम कंप्लीट फिल होने के बाद वो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के मदद से हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो पंप कर जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा हार्ट क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, मगर कैसे कर रहा है। हमने देखा हमारे हार्ट के सबसे पहले दो साइड है, एक लेफ्ट वाला साइड है और एक राइट वाला साइड है। उसके 4 चैम्बर है, कौन से हैं, 2 अपर हैं 2 लोअर हैं। अपर वालों को आर्ट्रियम कहते हैं, लोअर वालों को वेंट्रिकल कहते हैं। राइट वाला है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर चले तो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। अब हमने ये तो देखा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वहां पर चेंज है, बट आप एक चीज ये भी नोटिस करते हैं कि ऊपर की जो वॉल्स है वो थिन रहती है, नीचे की वॉल जो रहती है वो थिक रहती है, क्योंकि नीचे जो हमारा हार्ट का पार्ट रहता है वो ब्लड को पंप करता है, तो वहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है। और ऊपर तो बॉडी के अलग अलग पार्ट से खून आता है, जिस कारण वहाँ पर थोड़ा सा थिन हमें क्या देखने को मिलता है, उसका थिकनेस देखने को मिल जाती है। अब इससे आगे बढ़ा जाए, इससे आगे बढ़ते हैं, किस पर आ जाते हैं, डबल सर्कुलेशन। अभी लास्ट में पढ़ते पढ़ते हम देख रहे थे कि हमारा ब्लड कहीं ना कहीं 2 अलग अलग जगहों पे जा रहा है। हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कहीं भेज रहा है, राइट वेंट्रिकल कहीं और भेज रहा है। तो ये डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन के बारे में हम देखते हैं। हमारी बुक में एक पर्टिकुलर डायग्राम दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर। ये हमारी क्या है, ये हमारा हार्ट है, ये क्या है, हमारी लंग्स की कैपिलरीज है। आप देख रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पार्ट में आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर जा रहा है। सिमिलर मैनर में हमारी बॉडी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड वापस से हार्ट में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सर्कुलेशन है जो डबल मैनर में चल रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये डबल सर्कुलेशन क्या है, in our body blood is separated by hard walls to keep our body warm. Blood circulate twice through the heart and reach our body cell. हम देखते हैं हमारी बॉडी में जो क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो सेपरेट रहता है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहे। और एक बार में ब्लड क्या करता है, 2 बार सर्कुलेट करता है। 2 बार सर्कुलेट करने का मतलब है सारे बॉडी पार्ट तक भी पहुंचता है, लंग्स तक भी पहुंचता है, ताकि प्रॉपर अमाउंट में हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और हमें कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर आता है, हमारे बॉडी पार्ट से राइट वाले आर्टरियम में आता है, फिर राइट वाले वेंट्रिकल से लंग्स तक चला जाता है। और जो ऑक्सीजनेटेड रहता है वो कहां से आता है, ऑक्सीजनेटेड आपका आता है लंग्स से। कहां पर आता है, लेफ्ट वाले आर्टरियम में, फिर लेफ्ट वाले आर्टरियम से कहां आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पूरी बॉडी में क्या कर जाता है, पंप कर जाता है। कुछ इस तरीके से डबल सर्कुलेशन हमारे अंदर कंप्लीट हो जाता है। अब आपने ये तो देख लिया कि ब्लड क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। ब्लड को पंप करने के लिए हमारे पास हार्ट भी है, बट ब्लड आपका पंप कहाँ पे करेगा, ब्लड के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वो फ्लो कर पाए। तो चलो जल्दी से हम क्या करते हैं, उन ट्यूब्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि ब्लड को क्या करती है, फ्लो करती है, जिनके अंदर ब्लड क्या करता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। तो हम आ चुके हैं ट्यूब्स पर। हम किस चीज पर आ चुके हैं, ट्यूब्स पर। अब भैया ये ट्यूब्स क्या है, ट्यूब्स के बारे में हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली अगर हम बात करें कितने टाइप की ट्यूब्स रहती हैं, 2 टाइप की ट्यूब्स रहती हैं। कौन सी रहती हैं, आर्टरीज और वेन्स। अब आर्टरीज और वेन्स के बारे में अगर हम पढ़ें
आर्टरी हेल्प इन कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे हार्ट से जनरली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट तक कौन लेकर जाता है? आर्टरी। बल्कि वेन क्या करती है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक लेकर आती है। बट याद करिए, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन हमारे एक्सेप्शन के केस में आ जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक कैरी करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से कहाँ तक कैरी करती है? हार्ट तक कैरी करती है। आर्टरीज की जो वॉल रहती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक रहती है, इलास्टिक रहती है, और वेन्स काफ़ी ज़्यादा कैसी रहती हैं? थिन रहती हैं, नॉन इलास्टिक रहती हैं। हमने देखा आर्टरीज के अंदर किसी भी तरीके के वॉल्स नहीं रहते। भैया ये वॉल्स क्या हैं? वॉल्स को आप समझ सकते हैं दरवाजों की तरह। भैया दरवाजे क्यों कह रहे हो आप? सबसे पहले देखो, आर्टरीज के अंदर ब्लड कौन पंप कर रहा है? हार्ट कर रहा है, तो उसके अंदर जो स्पीड रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। बट वेन्स के अंदर जो हमारे बॉडी पार्ट्स रहते हैं वो बहुत तेज़ी से खून को नहीं बढ़ा पाते, तो खून क्या कर सकता है? वापस से पीछे आ सकता है। अगर पीछे आ जाएगा तो हमारी बॉडी का एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आगे जाने के लिए, वापस से पीछे रोकने के लिए हम वहाँ पर वेन्स के अंदर वॉल्स लगाते हैं, जो कि क्या करती है? ब्लड के कौन से वाले फ्लो को? बैक वाले फ्लो को रिड्यूस कर देती है, बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं क्या देखते हैं, जो ब्लड फ्लो रहता है किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। वेन्स के अंदर कैसा रहता है? कम रहता है। हमने आर्टरीज देख लिया, हमने वेन देख लिया, बट आर्टरीज और वेन्स इंडिविजुअल सेल तक नहीं पहुंचती। तो आर्टरीज और वेन क्या करती हैं? वो बनाती हैं कैपिलरी। क्या बनाती हैं? कैपिलरी। अब भैया कैपिलरी क्या है? तो आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायग्राम देख पा रहे हैं, ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी क्या है? वेन है। आर्टरी और वेन जब सेल के आसपास पहुंचकर अपने आप को क्या करती हैं? फर्दर डिवाइड करती। फर्दर डिवाइड क्यों करती है? इनके बीच में जो सेल्स रहते हैं उनके साथ जो इंपॉर्टेंट मटेरियल रहते हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो बनाती है कैपिलरी। कैपिलरी आर्टरीज के एंड पे भी रहती हैं और जो वेन्स की स्टार्टिंग रहती है सेल के पास, वहाँ पे रहती हैं। कैपिलरी कितनी कैसी रहती हैं? वन सेल जितनी थिक रहती हैं। तो कैपिलरी का काम रहता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना। कैपिलरी का काम क्या रहता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना। अब हमने ट्यूब्स के बारे में तो पढ़ लिया, बट कई बार आप देखते हैं, क्या देखते हैं? चलो इसको टॉपिक के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखा मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। अब याद करिए, आपके ब्लड के अलग अलग पार्ट रहते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ लिया था? हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, और प्लाज्मा के अलावा और बताओ क्या पढ़ा था? रेड ब्लड सेल। बट उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल भी रहते हैं, प्लेटलेट भी रहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। बट प्लेटलेट का काम क्या रहता है? यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेनेंस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मेंटेनेंस। तो चलो ये भी देख लेते हैं मेंटेनेंस किस तरीके से ये करती हैं। क्या लिखा हुआ है? व्हेन आवर बॉडी डेवलप एनी लीक, प्लेटलेट ऑफ आवर बॉडी रीच एट द स्पॉट। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आपकी बॉडी से ब्लड क्या करने लगता है? लीक करने लगता है, उसके बाद कुछ देर बाद व्हाइट कलर की एक लेयर वहां पर फॉर्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट रहता है प्लेटलेट, और उसका काम रहता है किसी भी तरीके के लीक से और डैमेज से क्या करना? प्रिवेंट करना। क्योंकि अगर ब्लड हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हार्ट के पास खून नहीं जा पाएगा, और आपका रेस्पिरेशन नहीं होगा। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, और आपके नाम के आगे फुल स्टॉप लग जाएगा और आप हो जाएंगे बाय 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 बाय। तो हमें क्या करना है? उससे अगर बचाना है तो प्लेटलेट को क्या करना है? अपना काम वहां पर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और सिस्टम आता है, लिव। अब भैया एक ही सिस्टम हमारे ब्लड को पंप करता है क्या? नहीं। अब आपने देखा था कैपिलरी क्या कर रही हैं? वन सेल जितनी थिक होके हमारे ब्लड को क्या कर रही हैं? ब्लड के इंपॉर्टेंट मटेरियल को सेल के साथ एक्सचेंज कर रही हैं। तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लड कौन सा वाला ब्लड? जिसके अंदर प्रोटीन है बट कम मात्रा में है, सॉल्ट है, ज़्यादा नहीं रहता बट कम रहता है बट इंपॉर्टेंट रहता है, और वाटर हो गया या इंपॉर्टेंट मटेरियल हो गए, जब वो वहाँ से स्केप कर जाते हैं और वहाँ कहाँ पर फिल हो जाते हैं? जो सेल का स्पेस रहता है, सेल के बीच में जो सेलुलर स्पेस रहता है वहाँ पर फिल्ड हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके कारण हमें ज़रूरत पड़ती है लिम्फ की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? लिम्फ की। तो चलो लिम्फ के बारे में देखते हैं क्या बताया गया। When blood is exchanged between cell and capillary, few amount escape get filled in the cell space which forms lymph। क्या बताया गया? जैसे मैंने आपको बताया, जो important मटेरियल
एक्सचेंज के दौरान क्या कर जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं और वहां पर रह जाते हैं। उन्हें क्या करा जाता है, रीएब्जॉर्ब करा जाता है। क्या करा जाता है, रीएब्जॉर्ब करा जाता है। कौन रीएब्जॉर्ब करता है, रीएब्जॉर्ब करता है लिम्फ। लिम्फ क्या करता है, लिम्फेटिक सेल, लिम्फेटिक जो वेसल रहती है उसकी मदद से वेन्स के अंदर वापस से हमारे ब्लड को, जो कौन सा वाला ब्लड था, पेल येलोइश कलर का था जिसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल एस्केप हो गए थे, उन्हें वापस से वेन्स के अंदर क्या कर देता है, ड्रेन कर देता है। क्या कर देता है, ड्रेन कर देता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है उसकी एफिशिएंसी हमेशा बनी रहती है। अब हमने ये तो देख लिया कि भैया ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो कौन सा वाला आता है, वो आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। क्योंकि भैया अगर हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। जितना हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, हमारे जो प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं उनके लिए भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ते हैं। लाइक एनिमल्स, हमारे प्लांट को भी क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को, वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना है। बट मेरी तरह, आपकी तरह उनके पास एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता। तो भैया वो ट्रांसपोर्टेशन कर कैसे रहे हैं, क्या उनके अंदर कोई पानी जाके डाल रहा है, पानी आके निकाल रहा है, नहीं। अब चलो देखते हैं कैसे। जो स्मॉल प्लांट रहते हैं वो तो आसानी से, उनकी हाइट छोटी छोटी रहती है, तो वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन से जो मटेरियल रहते हैं उनको सॉइल से एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले पार्ट तक पहुंचा देते हैं। लीव्स के अंदर से स्टोमेटल पोर से क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। बट एक बार जब प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो केवल डिफ्यूजन नहीं कर सकते। भैया वो डिफ्यूजन नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जल्दी से देखो क्या करते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट्स में कि वो क्या करते हैं, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा। चलो मैं 5 सेकंड के वेट करता हूँ। 1 2 3 4 5। चलो आपने लिख दिया तो वेल एंड गुड, वरना देखो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए वो जाइलम का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जाइलम का। इन जाइलम टिश्यू वेसल्स, ट्रैकियार्ड ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड। आपके जो जाइलम के टिश्यू रहते हैं वो अपने आप को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रूट से। रूट के अंदर वो अपनी वेसल बनाते हैं, वेसल फिर कहाँ से आती है, रूट से स्टेम में आती है, स्टेम से लीफ तक आती है। इसके वजह से एक कंटिन्यूस चैनल क्रिएट होता है और जितना भी वाटर और अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं उसको आयंस का डिफरेंस क्रिएट करके प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और हायर हाइट पे क्या कर देता है, पहुंचा देता है। बट भैया आपने जैसा बताया प्लांट की हाइट तो बढ़ गई है तो डिफ्यूजन तो होगा नहीं। अगर डिफ्यूजन नहीं होगा तो वहां पर और क्या होगा, तो चलो और क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने एक प्लांट बना हुआ है, पहले हम प्लांट से समझते हैं। जो रूट है वो रूट प्रेशर के कारण क्या करती है, इंपॉर्टेंट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती, ऊपर वाले पार्ट तक पहुंचा रही है। बट आप ये भी देख रहे हैं प्लांट के ऊपर कुछ चीजें हैं जो प्लांट से बाहर भी जा रही हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो जरा यहाँ पर क्या होता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल ऑफ द लीफ क्रिएट अ सक्शन व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट। आपने देखा होगा गर्मियों के दिन हमारी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा स्वेट रिलीज होता है। स्वेट क्या कर जाता है, इवापोरेट हो जाता है। सिमिलर मैनर में जो पत्तियों के अंदर पानी रहता है वो धूप के कारण इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने के कारण पत्तियां तो खाली हो जाती हैं। पत्तियां जैसी खाली होती हैं तो वहां पर जो स्टेम के अंदर वाटर रहता है वो अपवर्ड मूव करता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन। क्या करता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किस वजह से होता है, इवापोरेशन के कारण। अब इवापोरेशन हुआ उसके वजह से वहां पर वाटर क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस ऑफ वाटर के कारण वहां पर वाटर की कमी हुई। वाटर की कमी के कारण जो पानी रूट में था वो स्टेम में आ जाता, स्टेम वाला लीफ में चला जाता, लीफ वाला प्लांट से बाहर चला जाता है। तो ये एक पुल कॉज करता है जिसको हम कहते हैं सक्शन पुल। क्या कहते हैं, सक्शन पुल। और इसी पर्टिकुलर लॉस ऑफ वाटर को एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। जल्दी से रिपीट करो मेरे साथ, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच कॉजेस सक्शन पुल। क्या कॉज करता है, सक्शन पुल। अगर सक्शन पुल ना होता तो बड़े बड़े प्लांट में अपवर्ड वाले पार्ट्स में कभी भी क्या नहीं पहुंच पाता, इंपॉर्टेंट मटेरियल नहीं पहुंच पाता। तो हमने देखा जाइलम किस तरीके से प्लांट के अंदर वाटर और अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बट सिर्फ इंपॉर्टेंट मटेरियल ही ट्रांसपोर्ट होंगे क्या, नहीं। जैसा हमारी बॉडी में वेस्ट के अलावा वहां पर फूड भी तो था जो क्या कर रहा था, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा था। तो किस तरीके से ये पर्टिकुलर चीजें हमारे दूसरे पार्ट में पहुंचती हैं, तो देखो क्या बताया गया हमें यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगले वाले पर आते हैं जो कि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। क्या है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं
एक बार जब पत्तियों के अंदर खाना बन जाता है, क्या बन जाता है, पत्तियों के अंदर खाना बन जाता है, पत्तियां क्या करती है, उस खाने को किसके मदद से, आपने पढ़ा होगा बचपन में, याद करो, फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, तो फ्लोएम की मदद से उस फूड को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे वाटर के मूवमेंट को उन्होंने ट्रांसपिरेशन कहा, फूड के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो चलो जल्दी से ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जब फ्लोएम की मदद से प्लांट का सॉल्युबल प्रोडक्ट जो कि क्या कर रहा था, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्रिएट हुआ, उसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में जो प्लांट रहता है वो केवल स्टार्च और फूड ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बट जो प्लांट के मिनरल रहते हैं, अमीनो एसिड रहते हैं, उनको भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पहुंचाता है, रूट्स में पहुंचाता है, फ्रूट्स में पहुंचाता है, सीड्स में पहुंचाता है। और ट्रांसपिरेशन किसके मदद से होता है, फ्लोएम। बट फ्लोएम में क्या रहता है, जैसे याद करो जाइलम में क्या था, जाइलम के अंदर इंटरकनेक्टेड ट्रैकियार्ड्स और वेसल थे। सिमिलर यहाँ पर सीव ट्यूब्स रहते हैं, सीव सेल रहते हैं। अब भैया सीव ट्यूब, सीव सेल कैसे काम करते हैं, पत्तियों के आसपास सीव सेल रहते हैं, कंपेनियन सेल रहते हैं। कंपेनियन सेल क्या करते हैं, वहां से जो खाने का मूवमेंट रहता है उसको करते हैं, उसको लेकर आते हैं। जाइलम के अंदर का जो पानी है वो भी क्या करता है, हेल्प करता है। और फ्लोएम उन पार्ट्स में खाने को पहुंचा देता है जिन पर्टिकुलर पार्ट्स में खाने की रिक्वायरमेंट रहती है। अब जल्दी से जल्दी हमें क्या करना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट करना है तो जो आप क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वापस से आपका कर दो, जल्दी से कमेंट करो और बताओ आपको तीनों टॉपिक समझ में आए हैं या नहीं आए। लास्ट वन जो कि बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक है, उस पर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, एक्सक्रीशन। अब भैया ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इसे हम क्या करेंगे, जल्दी से कवर करेंगे और देखते हैं इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट रहती हैं। तो एक्सक्रीशन के बारे में क्या बताया गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजेनियस वेस्ट मटेरियल विच नीडेड टू बी रिमूव। अब भैया इतने सारे जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, प्लांट्स के अंदर हो रहे हैं, अगर उस दौरान वेस्ट ना निकले ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा, आप कोई काम करने बैठे, आप सब्जी काटने बैठे, तो उस दौरान वेस्ट निकल जाता है। आप कोई नया काम कर रहे हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेस्ट निकलता है। सिमिलरली जब हमारी बॉडी में इतने सारे लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, तो उसके दौरान वेस्ट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, वेस्ट जनरेट होता है। वो जो वेस्ट रहता है उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है। उसी के प्रोसेस को, जहां पर हम वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, एक्सक्रीशन में हमारी बॉडी के अंदर क्या रहता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या रहता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास रहती है पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनी से निकलने वाली दो ट्यूब जिन्हें हम कहते हैं पेयर ऑफ यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर जहां पर पूरा का पूरा जो यूरिन रहता है वो क्या हो जाता है, स्टोर होता है, फिर रहता है यूरेथ्रा, फिर क्या रहता है, यूरेथ्रा जो हमारी बॉडी से क्या करता है, जो यूरिन रहती है उसे रिमूव कर देता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वो पर्टिकुलर सिस्टम है जो मेरे अंदर, आपके अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या करता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं उन्हें सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद हमारी बॉडी से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है, रिमूव करता है, और उसके कौन कौन से पार्ट रहते हैं, चार पार्ट, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट वन क्या रहता है, यूरेथ्रा। क्या भैया ये सारे एक जैसा काम करते हैं, या किडनी के अंदर ऐसा कुछ स्पेशल है जो कि क्या करता है, अपना काम करता है? तो आप पहले बताओ कि किडनी के अंदर ऐसी कौन सी यूनिट रहती है जिसे हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या कहते हैं उसे हम? उसे कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं उसे हम? नेफ्रॉन। तो जल्दी से क्या करते हैं, नेफ्रॉन की तरफ मूव कर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, जो कि है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, नेफ्रॉन क्या है। सबसे पहले नेफ्रॉन का डायग्राम अगर हम यहाँ पर देखें, नेफ्रॉन के डायग्राम में यहाँ पर रहता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर रहता है ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल क्या करता है, जो हमारा ब्लड रहता है उसको हाई प्रेशर पे रिसीव करता है। जो ग्लोमेरुलस रहता है इसका काम रहता है हाई प्रेशर पे जो ब्लड आता है उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट
कौन से वाले हैं, वेस्ट, जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट के अंदर यूरिया जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, और भी अगर हम बात करें जो अदर सॉल्ट रहते हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होती हैं। ग्लोमेरुलस अपना काम करता है। उसके बाद आप देखो ग्लोमेरुलस के बारे में हमने जैसा पढ़ा कि जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर आता है, कौन सा वाला, वेस्ट वाला, वो किडनी तक जाता है और किडनी पर जाने के बाद वो ग्लोमेरुलस के अंदर गया। ग्लोमेरुलस ने क्या करा, ग्लोमेरुलस वो अपना एक फ्लूइड बनाता है, फ्लूइड फिर इन पतली पतली छोटी छोटी ट्यूब से पास करता है। बट आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वापस से क्या आ गई है, ब्लड वेसल। इसका कारण है कि जब हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट क्या होता है, जनरेट होता है, और वेस्ट यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, तो उसके साथ इंपॉर्टेंट मटेरियल भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो वापस से ये क्या करती हैं, वेसल्स, और जो हमारी ब्लड वेसल रहती हैं रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाकर जो यूरिन रहती है वो टेम्परेली स्टोर हो जाती है। एक बार ये फिल्ड होते हैं तो जो यूरिन रहती है वो हमारे कहाँ पर चली जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है। और एक बार यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो आपको पता है आप क्या करते हैं, जल्दी से वॉशरूम की ओर भागते हैं ताकि आप क्या कर सके, यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर सके, जो यूरिन है आपकी बॉडी में उसे रिमूव कर सके। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक हमारा आ गया है, जो कि कौन सा है, एक्सक्रीशन इन प्लांट। इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर खत्म। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें इस चैप्टर में हमने उन सारे टॉपिक्स को कवर किया और देखा किस तरीके से ये सारे प्रोसेस होते हैं। चलो लास्ट वन और देख लेते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने दो फोटो यहाँ पर आई। सबसे पहले कौन सा है, पत्तियां, और ये प्लांट के पास आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फ्लूइड है। भैया ये क्या है, जब प्लांट हमारी तरह तो क्या नहीं कर सकते हैं, एक्सक्रीशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा क्या उनके पास किडनी विडनी रहती है क्या, नहीं रहती। तो भैया जब उनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं है तो वो किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं, उसके बारे में देखो जरा। क्या बताया गया, द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट का जो मेन क्या रहता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो कि कब रिलीज होता है, रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रहता है, वाटर, जो तीनों के तीनों आसानी से कहाँ से निकल जाते हैं, स्टोमेटल पोर से। कहाँ से निकल जाते हैं, स्टोमेटल पोर से। बचे हुए जो भी वेस्ट रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कोई पौधा लगा हुआ है, उसकी बाकी सारी पत्तियां तो हरी रहती है, बट एक पत्ती ऐसी रहती है जो खराब हो जाती है, क्योंकि हमारे जो प्लांट रहते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को वहां पर इकट्ठा कर देते हैं। कई बार प्लांट क्या रिलीज करते हैं, रेजिन्स और गम रिलीज करते हैं, जो मेरे लिए आपके लिए तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट प्लांट के लिए क्या रहते हैं, वेस्ट रहते हैं, जो प्लांट क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। सिमिलर मैनर में प्लांट क्या करता है, ऑयल सिक्रेट करता है, जिसको हम क्या करते हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर हमारा ये वाला चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आप में से किसी को भी अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना है, और मैं आपका जल्दी से क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और इस चैनल पर बने रहना है। हम मिलते हैं कल। थैंक यू।